चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेकर क्लास 10th का मैथ है गणित। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपको मैथ और गणित की बात करें क्लास 10th में, जो बिहार बोर्ड की जो मैथ पढ़ना है आप लोग को, उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा इस पर बात करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके क्वेश्चन होंगे इस तरह से। आपको क्वेश्चन होता है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 100 ऑब्जेक्टिव, और 30 होता है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और आपको 8 होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो यह 30 जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 का उत्तर देना होता है। कितने? 30 क्वेश्चन में से आपको 15 का उत्तर देना है। तो 15 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर पाओगे? तो वह 15 क्वेश्चन अगर क्लियर करना है तो मात्र 100 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आपका 15 में 15 क्लियर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसी के क्लासेस लेने वाले हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप क्वेश्चन समझिएगा जरा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य हो तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको सीधा दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या द्विघात समीकरण का दो मूल्य है, और उसमें पूछ रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो समीकरण है उस समीकरण में ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो दिया हुआ क्या है, चलो इस पर बात करते हैं। मैं थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूं, ठीक है ना। आइए, इसमें क्या दिया हुआ आपको मूल्य दिख रहा होगा, समीकरण दिख रहा होगा। यह आपका समीकरण है। यह आपका समीकरण है, तो इसमें आपको ए पता है। ए कौन होता है, तो आपका ए, आपका यहाँ पे ए इक्वल टू 4 है। ठीक है ना। v इक्वल टू बी का वैल्यू बात करें तो -4 है। और यहाँ पे c की बात कर ले तो c के वैल्यू 1 है। यही तो है हमारे पास, यही होंगे। चलिए, तो आप यहाँ पे बगल में लिख सकते हो समीकरण डायरेक्ट। तो आपको समीकरण यहाँ पे दे रखा है, क्या है? 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें आपका a बराबर आपका 4 है, v बराबर आपका -4 है, और c बराबर आपका a है। तो आपको एक चीज पता होता है, मूल्य का योग यानी कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है। मूलों का योग कितना होता होगा, -b/a होता है। हाँ या ना। तो -b का वैल्यू आपको देखिए, b का वैल्यू यहाँ पे 4 है, v का वैल्यू -4 होगा। और ऑलरेडी माइनस यहाँ पे -4 डालेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1। क्योंकि आपको a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 है मेरे दोस्त, वेरी वेरी सॉरी, c का वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा। इसका टू आपके पास जो आया 4 आया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा जो यानी कि मूलों का योगफल होता है, हमारे पास 4 आ गया। अब होता है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होता है c/i। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू 4 है, यानी कि 1/4। यह दो मूल हमको प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा, और एक प्राप्त हुआ अल्फा इंटू बीटा। दोनों का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमको यह प्राप्त नहीं करके हमको यह प्राप्त करना है। क्या चीज, चलिए देखते हैं इस पर। हमको जो कह रहा है क्या प्राप्त करने के लिए, एक मिनट मेरे मित्र, हमको से कहा गया है यहाँ पे देखिए, कहा गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ अल्फा और बीटा का लॉसा लेंगे नीचे, तो हमको प्राप्त होगा अल्फा बीटा प्राप्त होगा, अल्फा बीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो हमको अल्फा प्राप्त होगा, अल्फा हम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, आपको भीम का जोड़ आता है, फिर प्लस यहाँ इसमें भाग देंगे, इसमें अल्फा से भाग देंगे, नीचे वाला जो है अल्फा से भाग देंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा बीटा। ऊपर क्या बीटा था, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। हमको आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसको भीम का जोड़ कर रहे हैं। भीम का जोड़ जानते हो ना। चलिए, अब आपको एक चीज और फॉर्मूला बता दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यह होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या होता है मेरे दोस्त, -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अपॉन जो है आपका वही रहेगा अल्फा इंटू बीटा। चलिए मेरे मित्र, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, यह होता है अल्फा प्लस बीटा को। ऐसे आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है इसके लिए। देखो, आप अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ। इसका हम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं? होगा। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है तो 2 अल्फा बीटा को इधर कर देंगे माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। इधर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा रहेगा, इस कल्टू में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होगा। तो मेरे दोस्त अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला में यहाँ पे डालें, देखो नीचे कि अल्फा प्लस बीटा जो आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सब पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता ही है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पता ही है, बस डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं ऑलरेडी ज्ञात कर चुका हूँ, तो 4 है, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 है तो 2 रखेंगे गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए, और एक चीज और बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो हमारे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात की, इसमें भी मिसिंग है, क्योंकि बीटा का वैल्यू आपका, सॉरी बी का वैल्यू -4 है और ए का वैल्यू आपका 4 है, यानी कि यहाँ भी 4 डलाना चाहिए, यहाँ भी 4, और 4 से 4 कटेगा तो हमारा ए वैल्यू आएगा 1, 1 आएगा, तो आई मीन यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब यही क्लास लेने में होता है कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करते समझ रहे हो। देखो यहाँ पे, और बट्टा में क्या है, बट्टा में जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। बस इसको हल कर डालना है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो हल करते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें, हड़बड़ की बात नहीं है। चलिए हम नीचे एक स्टेप और हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे दोस्त, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस वहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 मरतबे तक कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। यह प्लस नहीं माइनस होगा, अपॉन क्या है, 1/4 प्राप्त होगा, 1/4 रहेगा, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा शायद। चलिए इतना आपको वैल्यू आया, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले को ऊपर हल करेंगे, नीचे वाले का नीचे। ऊपर आपको दिख रहा है 1 - 1/2 है, तो ऊपर का लॉसा ले लेते तो कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का लॉसा ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, सबका बट्टा है, सबके बट्टा 1/4 है, तो 1/4 डाल देंगे, ये आपका हल हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए ऊपर हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 भाग भगा 1/4, ये अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हम 1/2 में भाग दे रहे हैं 1/4 से। आगे चलेंगे तो 1/2 भागा, सॉरी गुना करेंगे तो उलट जाएगा, गुना 4/1 हो जाएगा। यह 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे, यानी कि हमको 2 आंसर आया। यही आपसे पूछ रहा था कि अल्फा प्लस, यहाँ पे इसका वैल्यू आया अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू क्या है, 2 आया, यही आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था। बनाने का प्रोसेस क्या है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एक समीकरण मूल्य क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। इस बहुपद में आपको ए बी सी तो पता करना आपको बहुत ईजी से आता है। एक्स स्क्वायर के साथ ही जो होता है ए होता है, एक्स के साथ ही जो होता है बी होता है, और डायरेक्ट ऐसे होता है सी होता है, ए बी सी चल गया। हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करिए, -b/a सूत्र होता है 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है, इतना आ गया। हमको ज्ञात करना अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या कर लिए, इसको हम सॉल्व कर लिए, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। सॉल्व कर लिए तो हमको प्राप्त हुआ, नीचे का लॉसा ले लिए तो अल्फा बीटा आ गया, और हल किए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई हमको वैल्यू है ही नहीं, हमको चाहिए अल्फा बीटा, तो ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यह पीडीएफ सब आपको मिल जाएंगे, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, दिए गए नीचे नंबर चल रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लेना, या आप सिंपल बेस में क्या कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इजी है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके लिए शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। मतलब शून्यकों का योग मतलब दिया क्या हुआ देखिए,
दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने अल्फा प्लस बीटा, क्या है 4 दे रखा है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या दे रखा है 3 दे रखा है। और आपको द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है। यह आपका हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करके आ चुका है। यही आपसे पूछ रहा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए, तो द्विघात बहुपद क्या ज्ञात कर पाओगे आप? तो बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे, बहुत ईजी है, क्योंकि दिया हुआ क्या है, यहाँ से हल चालू हो रहा है, हल, ठीक है ना। दिया हुआ क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, क्योंकि दो शून्यक है तो अल्फा इंटू आपका शून्यक हो गया, ठीक है ना। और साथ में बात करें शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 3। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर तो रहेगा, माइनस रहबे करेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो 4 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, 4x प्लस है प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 3। यह आपका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जब इसके लिए आप 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा था, और सबसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस पर जरूर ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। तो इसको स्किप नहीं करना है, सबका प्रैक्टिस करना है, सबका नोट्स ले लीजिए, केवल आपको मैथ ही नहीं ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया, क्वेश्चन क्या है कि मूल्य की प्राकृति ज्ञात करें। देखिए मूल्य की प्राकृति पूछ रहा है, तो मूल्य की प्राकृति कैसे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो मूल्य की प्राकृति ज्ञात करने के लिए आपको बता दे, अगर मूल्य की प्राकृति के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, मैं सूत्र बगल में लिखता हूं। अगर आपका कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपको डी का एक वैल्यू ज्ञात होता है, डी बराबर, आपने देखा होगा डी बराबर सूत्र होता है, आपको डी बराबर सूत्र क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac होता है। बी कौन है, ए कौन है, डी, आपको सी कौन है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो मूल्य क्या होगा, तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अगर डी लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो तो मूल्य क्या होगा, मूल्य काल्पनिक होगा, जिसको अभासी कहते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक होगा। अगर मूल्य आपका डी बराबर जीरो हो तो आपका क्या होगा, समान होगा, तो मूल आपका समान होगा। इस पर थोड़ा सा जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह ध्यान देने योग्य बात ही है, ठीक है ना। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप फंस सकते हो आप, ठीक है ना। तो कृपया करके आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। एक में हम गलती लिख दिए क्या, ग्रेटर देन लिखना है ना, एक मिनट में दोस्त, ग्रेटर देन लिखना है, तो ग्रेटर देन ये है, लेस देन ये है, ठीक है। यानी कि डी जीरो से अगर बड़ा हो, डी जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक, अगर डी जीरो से छोटा हो तो काल्पनिक, और डी के बराबर हो तो समान होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, सिंपल है। डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है, डी से एक मिनट में दोस्त, एक मिनट रुक जाओ, चलिए। डी अगर जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक, अगर डी जीरो से छोटा हो तो काल्पनिक, और डी के बराबर हो तो समान होगा। अब हम चलिए, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे चुका है, तो हमको यहाँ चेक करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 दे रखा है। इसमें आपको पता है ए कौन है, ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर आपका है -3, और सी बराबर आपका है 4, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी, डी का सूत्र जो होता है, डी बराबर सूत्र होता है क्या, आपको माइनस
यानी कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं सीधा सॉरी बी स्क्वायर होता है माइनस 4ac होता है। ठीक है, सूत्र बगल में लिखा हुआ है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है सूत्र। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, आप आराम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, b का वैल्यू -3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a क्या है, a आपका 2 है, गुने c क्या है आपका 4 है, c आपका 4 है, तो 9 का स्क्वायर क्या, सॉरी 3 का -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस गुना करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है, और घटाएंगे तो d का वैल्यू हमको -23 प्राप्त होगा। तो आप बता सकते हो -23 d से बड़ा है या छोटा है, आप सॉरी जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो -23 जीरो से छोटा है। आप देखो जीरो से छोटा डी अगर होगा तो काल्पनिक होगा, तो मूल आपका क्या प्राप्त हुआ, काल्पनिक प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हो बगल में, चूंकि चूंकि डी लेस देन, यानी कि डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से क्या है, छोटा है, जीरो डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, इसलिए इसलिए मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक। ये मेरे मित्र फिर से समझना, देखो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है ना। ए का वैल्यू है इसमें 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 4, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब बी का वैल्यू आपको पता है -3 रख दिया यहाँ पे, -4 है, ए का वैल्यू 2 है, और आपको सी का वैल्यू 4 है, गुना करके हमको डी का वैल्यू -3 23 प्राप्त हुआ। आपको ये चीज तीन को याद रखने योग्य बात है, अगर ये याद नहीं रखोगे तो हो जाएगा दिक्कत। यह चीज अगर d का वैल्यू सीधा समझिए, अगर d का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो, जीरो से अगर ज्यादा वैल्यू d का वैल्यू ज्ञात हो रहा है, d से जीरो से ज्यादा, तो वास्तविक होगा। अगर d का वैल्यू जो जीरो से कम यानी कि माइनस में प्राप्त हो रहा है तो काल्पनिक होगा। अगर जीरो के बराबर आ गया, हो सकता है कि ये d का वैल्यू यहाँ पे जीरो प्राप्त हो जाता तो मूल हमारा सामान्य प्राप्त होता। तो सिंपल है, यह ऐसे लिखने की योग्य जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे चीज लिख देना है d लेस देन जीरो, यानी कि डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो काल्पनिक होगा, अगर जीरो से बड़ा है तो वास्तविक होगा, और जीरो के बराबर है तो सामान्य होगा। सिंपल है, यह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और इसी पैटर्न पे हो सकता है कि यह आपका जो क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, यह आपको चेंज करते रहेंगे, जहां पे देखोगे ये चेंज होते रहेंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है कि आपको 2x की जगह 5x स्क्वायर कर दे, -3 की जगह 6x कर दे, 4 की जगह 10 कर दे, मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता, बशर्ते डी का वैल्यू कितना आ रहा है इसी पर डिपेंड करेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया 14 नंबर क्वेश्चन, हल ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस 5। देखो मेरे दोस्त, जब भी रूट में अगर कोई क्वेश्चन दिखे और ज्यादातर x का वैल्यू ज्ञात करना हो या y का वैल्यू ज्ञात करना हो, अगर रूट में दे रखा है तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ताकि रूट हट जाए और ज्ञात करना इजी हो जाए। तो हम यह क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिखकर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, 13 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग होता है, वर्ग जिसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग करने पर, सॉरी वर्ग करने पर हम क्या करें, दोनों पक्षों को वर्ग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 13 है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करने के प्रयास करते हैं, देखो कितना हल आता है। देखो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से ये रूट कर जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू,
अब देखो x प्लस 5 k² है तो हम a प्लस b पर तोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा x² प्लस 5 k² प्लस 2ab, 2x गुने 5 हो जाएगा, यही तो होगा। 2ab यही तो होता है, 2ab, a आपका x है, b आपका 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 तो 13 ही रहेगा, माइनस x² हो जाएगा, इक्वल टू में x² है। और देखो 5 k² का मतलब होता है 25, तो 25 लिख देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे 2x इंटू 5 यानी कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 और x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सभी पक्षों को एक तरफ लेके प्रयास करते हैं, सभी एक तरफ चला जाए तो ताकि आसान हो जाए बनाना, ठीक है। हम क्या करते हैं, सभी पक्षों को एक तरफ लेके जाते हैं, तो हमारा इस पक्ष में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x² यहाँ पे ऑलरेडी है, और यह माइनस x² उधर जाएगा तो प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, फिर 10x पहले लिख देता हूँ और 25 को बाद में लिखता हूँ, 25 बाद में, और 13 है तो उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, ठीक है। अब सब पक्ष ये दोनों उठ के उधर चला गया, सिर्फ इधर कुछ नहीं बचा है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, तो हम ये भी कर सकते हैं, उस पक्ष को इधर कर सकते हैं, इस पक्ष को उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को उधर करके पूरा का पूरा इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बराबर क्या होगा, x² है, x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और प्लस आपका 12 हो जाएगा। देखो आपको 25 में से 13 घटेगा तो 12, यह आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो यह एक समीकरण है। समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 0 बराबर 2x² प्लस 10x प्लस 12। अब इस समीकरण का क्या करना है, हल कर देना, यही तो करना है। आप उधर हल करें या इधर हल करें, तो मैं क्या करता हूं उधर ही हल कर देता हूं, इसको उधर से खसका देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और मैं इसको इधर हल करता हूं ताकि आप आराम से इसको देख पाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाते हैं और हल करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पे 0 को उधर करते हैं तो यहाँ पे 2x² है, दिख रहा है ना, यहाँ से 2x², 2x² के बाद क्या 10x है, 10x उसके बाद है प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अब देखो इसमें से चाहो तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कहोगे सर 2 क्या हो गया, तो 2 इधर भाग लगाए हैं, तो 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 वैल्यू आएगा। अब देखो आपको जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड किसको किसको आता है करना, गुणनखंड करना बहुत ईजी है अगर चाहो तो। देखो गुणनखंड करना कैसे होता है समझना, जो x का साथी जो भी रहता है उसको c से गुना करते हैं, अन्य आई मीन यहाँ पे x के साथी क्या है, x² है, इसे यहाँ पे 1 है, प्लस 5 है, x है, प्लस 6, तो वह इस 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आया 6 आ गया, ठीक है 6। अब 6 आ गया तो अब ध्यान रखना है कि ये 5 जो x आपके पास है, इस 5x को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने में, देखो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, प्लस 6 होगा ना, प्लस 6 है ना, तो 5x को इस तरह से तोड़िए कि आपका क्या होना चाहिए, गुना करके 6 आना चाहिए, उसके सिर्फ अंक को, और जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखो 5x को तोड़ रहे हैं, अगर 1x प्लस 4x तोड़ दे रहे हैं सपोज डैट, तो क्या हो जाएगा 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त हो गया, हमको चाहिए 6, और जोड़ रहे हैं तो 5 तो प्राप्त हो जाए लेकिन 6 नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर हम 5 को क्या कर सकते हैं 2x प्लस 3x कर सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 3x इसलिए क्योंकि हमारा ये भी होना चाहिए ना, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखो 2 में 3 से गुना करो तो कितना प्लस 6 आ जा रहा है, प्लस 6 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम सिंपल बेस से, गुणनखंड आपको आता ही होगा, मुझे इतना पता है, नहीं आ रहा है तो फिर आपको 10th में पढ़ने के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, x² है तो x² रहेगा, उसके बाद देखो 5x को हम लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस आपको 6 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब देखो क्योंकि देखो 2x और 3x जुटेगा तो 5x हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दो 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 करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो लेके एक साथ पेयर कर देंगे, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो प्लस 3 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, एक x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा,
103 और यहाँ 2 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 दो है, इसमें से किसी में से एक ले लेंगे, एक्स प्लस 2 ले लेंगे, कोई भी एगो इक्वल टू 0। अब दो यहाँ पे मूल्य प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे अलग अलग करके, जैसे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, x का वैल्यू हमारे पास -3 प्राप्त होगा। एक आंसर आ गया, एक आंसर आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और इसमें है, तो एक और के लिए हम बगल में क्या करते हैं, x प्लस 2 क्या है, क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू एक और 2 प्राप्त हो गया। x का वैल्यू क्या है हमारे पास, x का वैल्यू एक -3 आया, x का वैल्यू 2 आया। हल ज्ञात करना था, x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 2 आ गया। यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। और आपको डेली आपको क्लासेस चलता है शाम को 4 बजे से, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, शाम को 4 बजे डेली क्लास चलता है। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप देखो, अगर मुझे डायरेक्ट बनाना रहता तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन हम प्रयास करते समझाना। देखो करना कुछ नहीं था, आपको जब क्वेश्चन दे रखा है दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर हमको यह समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस समीकरण में देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 है, देखो यही समीकरण यहाँ पे उतारा गया है। इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन करके मतलब कॉमन लेने से क्या होगा, थोड़ा सा समीकरण हल्का हो जाता है, बनाना आसान हो जाता है, तोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेकर उसके बाद गुणनखंड ज्ञात कर दीजिए, आंसर आ गया। आगे चलने के प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे समझ नहीं आया। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, आपको 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे सीधा कहा गया, 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। चौथा पद मतलब दिया क्या हुआ, चलिए दिया हुआ मैं लिख देता हूं, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, चौथा पद मतलब A4 का वैल्यू दे रखा है, यानी कि A4 11 दे रखा है, ठीक है। अब देखो A4 को चाहे तो हम यहाँ पे इस समीकरण एक बना सकते थे, समीकरण अब क्या है, और करा पांचवा एवं सातवां पदों का योग, यानी कि पांचवा और सातवां पदों का योग क्या है, 34 है, यानी कि A5 और प्लस A7 पदों का योग आपका 34 है। कितना है मेरे दोस्त, 34। ये कह रहा है ना कि पांचवा और सातवां पद, क्योंकि पहला पद प्रथम पद को हम लोग A1 लिखते हैं, द्वितीय पद को A2 लिखते हैं, तृतीय पद को A3 लिखते हैं। तो जो पद कहा, जैसे चौथा पद कहा तो A4 बराबर 11, क्योंकि चौथा पद 11 है, और पांचवा और सातवां पदों का योग क्या है, 34 है। पांचवा पद प्लस सातवां पद इक्वल टू 34। तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो अगर हम चाहें तो सिंपल बेस में यह तो हो गया। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, प्रश्न जो आपका दिया है, यानी कि इसको हम हल करते हैं पहला बार में इसको। तो क्या होगा, A4 को हम चाहे हल करना, A4 का यानी कि एन का वैल्यू क्या होता है, एन का सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही तो सूत्र होता है एन का वैल्यू। अगर हम एन का वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दिए तो क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा कि नहीं। A4 का वैल्यू A प्लस 3D होगा। उसी तरह से A4 का वैल्यू हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, A प्लस 3D इक्वल टू 11, समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसी तरह से फिर इसका वैल्यू हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर इसका, तो A5 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 4D प्लस फिर F7 है, तो A प्लस क्या होगा 6D हो जाएगा, इक्वल टू आपका 34 हो जाएगा। मेरे दोस्त देखो, इसका हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो A और क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस क्या होगा 4D और 6D क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 34 है। देखो ये दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल बेस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो हमको हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू क्या होगा, 34 हो जाएगा। और देखो 2 से चाहे तो ये 34 17 मरतबे काट सकते हैं, यानी कि हमको जो प्राप्त हो रहा है A प्लस 5D इक्वल टू 17 प्राप्त हो रहा है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो समीकरण 2 आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ईजी है मेरे दोस्त, समझोगे इजी होगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। यह आपका A प्लस 5D इक्वल टू क्या है, 17 प्राप्त हो गया, एक समीकरण। दूसरा का समीकरण आपके पास यहाँ, सॉरी पहले का समीकरण दूसरा का समीकरण, ठीक है कि नहीं। यह समीकरण आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, देख सकते हो आप।
पहले का समीकरण है a प्लस 3d इक्वल टू 11, दूसरा का समीकरण है a प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। अब दोनों को हल कर देना है, तो दोनों में क्या करना है, आपको d का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक चीज, इसमें भी है इसमें भी है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण वन माइनस टू कर देंगे। समीकरण वन क्या है, वन आपका ये है, तो लिखते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 11, और समीकरण टू क्या है, समीकरण टू है a प्लस 5d इक्वल टू 17, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 17। और आपको पता है कि समीकरण वन में से टू घटाना, यानी कि घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब प्लस मतलब माइनस, प्लस मतलब माइनस, यहाँ प्लस मतलब माइनस। देखो a से क्या है, घटेगा तो जीरो हो जाएगा, 4d में से 5d घटेगा तो माइनस d प्राप्त होगा इक्वल टू 11 में से 17 घटेगा तो माइनस 6 प्राप्त होगा, -6 प्राप्त होगा ना, -6 प्राप्त होगा। तो d का वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 आया, क्योंकि यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और d क्या होता है, किसी भी d क्या सूचित किससे करते हैं, सार्वंतर से सूचित करते हैं, मतलब सार्वंतर को हम लोग d सूचित करते हैं। और आपसे पूछ भी रहा था सार्वंतर ज्ञात करना, सार्वंतर मतलब होता है d का वैल्यू ज्ञात करना। तो d आपका आ गया, तो सार्वंतर बराबर क्या होगा, 6 हो गया। बनाने का प्रोसेस समझ लेना। क्वेश्चन है कि चौथा पद 11 है, यानी कि a4 बराबर 11, चौथा पद 11 है, यानी कि a4 11 है, ठीक है ना। फिर कहा गया इसी क्वेश्चन में पांचवा और सातवां पदों का योग, यानी कि a5 प्लस a7 का योग 34 है। a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। और a5 प्लस a5 को हम लिख सकते हैं a4 प्लस a प्लस 4d, फिर प्लस तो प्लस देंगे, a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 37 होगा। इस दोनों को जोड़ने के बाद 2a प्लस 10d इक्वल टू 34। a प्लस 10d में 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ला लेंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा, 2 से 34 कटेगा 17, मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 17 हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण और 2 में क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे, चाहे जो भी विधि से हल कर लो। तो a माइनस बी कर दिए, समीकरण a में से b को घटाए हैं, तो a में से b को घटाए हैं तो सिंपल है, a से एक 0 हो गया, 4d में से 5d घटेगा माइनस d आएगा, 11 में से 17 घटे -6 आएगा, तो d के वैल्यू 6 आ गया। यही आपसे आंसर पूछ रहा था, इजी तरीका से आपको समझ में आया होगा। हम 5-5 क्वेश्चन का ही क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्लासेस लंबा ना हो। आधे घंटे के क्लास में 5 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, और डेली आपको क्लासेस चलेगा। मेरे दोस्त याद रखना, शाम को 4 बजे शिक्षा सेतु पर आपको डेली 10th का क्लास चलता है। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर आइए, क्लासेस कीजिए, और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं अभी इसको सेव कर लूंगा, और ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट का। उसके लिए 199 का एक कोर्स लाया हूँ, मात्र 199 का, 199 का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के प्रयास करना, दिए गए नंबर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस लेक्चर में इतना ही, आप लोग बोलोगे तो लंबा लंबा क्लास भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे दोस्त, थैंक यू।